हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज हम फिर आपके लिए लेकर आ चुके हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए की जी के जीएस, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और ये इसका पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, पार्ट 4 है। और इसके पहले मैं 3 पार्ट पढ़ा चुका हूं और ये 4th पार्ट है। और आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी की जो है तो ये नोटिफिकेशन भी आउट हो चुकी है, एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। ठीक है, और ये 4 फरवरी से एग्जाम चालू होना है। ठीक है, 4 फरवरी से लेकर ये 25 फरवरी तक ये एग्जाम भी चलना है। तो अब आपके पास सिर्फ आप कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन। ठीक है, मैक्सिमम जो है तो आपके पास 60 दिन है, और 60 दिन में हम आपकी अच्छे से तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो और अब यहाँ से और अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी आपके लिए एसएससी जीडी के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो वीडियो पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से डैश भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो पूछा गया है कि हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारत में। ठीक है, तो हिमालय का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है भारत में, तो यह है कौन सा? यह है कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा, जो कि कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है सिक्किम में। सिक्किम में, और जिसकी हाइट है 8,586 मीटर। ठीक है, यह है इसकी हाइट। फिर हम बात करते हैं कि भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत तो ये है, लेकिन अगर पूछा जाए कि हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत, तो ये है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जो है 8,849 मीटर, ये पड़ता है नेपाल में। और ये जो माउंट एवरेस्ट है ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। और जो सिक्किम है ये दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है सबसे ऊंचे पर्वत में। ठीक है, 3rd नंबर पर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नंदा देवी की। तो जो नंदा देवी है ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये भी हिमालय का एक पर्वत शिखर, और ये पड़ता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। और जो नामचा वारवा है तो ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है दक्षिण पूर्वी तिब्बत में। दक्षिण पूर्वी तिब्बत में पड़ता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन थे? ठीक है, एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और इनको जो नाम है तो इनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं बच्चा खान। बच्चा खान या बाचा खान, बादशाह खान इनको कहा जाता है। ठीक है, और जो खान अब्दुल गफ्फार खान है तो इनको जो भारत रत्न मिला था ये 1987 में मिला था। और ये पहले, ठीक है, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, पहले विदेशी, ठीक है, पहले विदेशी भारत रत्न प्राप्त करता, भारत रत्न प्राप्त करता थे। और दूसरे कौन है? दूसरे हैं, सेकंड है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, जो कि दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। नेल्सन मंडेला दूसरे, ठीक है, सेकंड नंबर पर थे। और जो नेल्सन मंडेला को मिला था भारत रत्न ये 1990 में मिला था। ठीक है, और जो नेल्सन मंडेला है इनको क्या कहते हैं? इनको दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया, सम्मानित एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन है? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान। और इन्होंने, इनको सीमांत गांधी भी कहते हैं। ठीक है, सीमांत गांधी, सीमांत गांधी भी कहते हैं। और इन्होंने 1927 में खुदाई खिदमतगार यानी खुदा के सेवक, ठीक है, खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। खिदमतगार की इन्होंने स्थापना की थी, जिसका मतलब होता है खुदा के सेवक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमींदारी प्रथा 1793 में डैश द्वारा शुरू की गई थी। तो जो जमींदारी प्रथा थी ये 1793 में स्टार्ट की गई थी। तो किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? तो ये की गई थी कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, कॉर्नवालिस के द्वारा। और कॉर्नवालिस जो है तो इसको भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। ठीक है, सिविल सेवा का जनक, जनक इसको माना जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कर्जन की। तो कर्जन हमारे देश का वायसराय था। 1905 में इसी ने जो है तो ये बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 में किया था इसने। फिर हम बात करते हैं क्लाइव की। तो क्लाइव जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था किसके खिलाफ? ये बक्सर के युद्ध में। बक्सर का युद्ध, देखिए बक्सर का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, बक्सर का युद्ध ये कब हुआ था? ये हुआ था 1764 में हुआ था। किस किस के बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से क्लाइव इसके नेतृत्व कर रहा था, और अवध के नवाब थे मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम बंगाल के नवाब। ठीक है, बंगाल नवाब।
फिर शुजाउद्दौला, ये थे कहाँ के, ये अवध के नवाब। और शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह, ठीक है, शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल बादशाह थे, इनके बीच में ये हुआ था। और रॉबर्ट क्लाइव जो है तो ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा था बक्सर के युद्ध में, और बक्सर के युद्ध जो जीता था तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूस एक पात है जो डैश से संबंध है। तो ड्यूस एक पात है जो किससे संबद्ध है, तो जो संबद्ध है ये है लॉन टेनिस से, ठीक है, लॉन टेनिस से संबद्ध है ड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय नृत्य नहीं, तो शास्त्रीय नृत्य कौन नहीं है, तो देखिए अगर हम बात करें लास्ट से कथक, तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और जो कलबेलिया है ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कलबेलिया जो है ये लोक नृत्य है, ठीक है, लोक नृत्य है ये। और कहाँ का लोक नृत्य है, ये है राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान का। और यहाँ पर बात चल रही है शास्त्रीय नृत्य की, तो हमारे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से, 3 तो मैंने बता दी, कथक ओडिसी और कथकली। इसके बाद जो चौथा ले लें अगर हम, तो देखिए 4th 5th 6th 7th एंड 8th, ठीक है। हम पूरे 8 की बात कर लेते हैं। तो 4th अगर हम ले लें तो ये भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का, तमिलनाडु का। फिर हम बात करते हैं मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम कहाँ का, केरल का। फिर बात कर लेते हैं सत्रिया, सत्रिया कहाँ का, ये असम का। फिर इसके बाद है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का। और फिर 8वां कौन सा हो जाएगा, तो 8वां जो है तो ये मणिपुरी, मणिपुरी जो कि कहाँ का है, ये है मणिपुर का, मणिपुर का, ठीक है। तो ये हो गए 8 शास्त्रीय नृत्य, 3 यहाँ पर हैं, कथकली ओडिसी, कथक, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, सत्रिया, कुचिपुड़ी और मणिपुरी। और कथक जो कथकली और मोहिनीअट्टम है ये दोनों केरल से हैं शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय कवि, गीतकार और फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कालरा का उपनाम है, ठीक है। तो इनका उपनाम क्या है, तो ये है गुलजार, ठीक है। गुलजार जो है तो ये एक भारतीय कवि और गीतकार और फिल्म निर्देशक हैं जिनको हम संपूर्ण सिंह कालरा है, इनका नाम है गुलजार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। तो कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, तो ये जो चांदी है तो ये ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्न में से कौन सा एक व्यापार अवरोध नहीं है। तो व्यापार अवरोध नहीं है तो जो है तो ये निर्यात सुरक्षा जो है तो ये एक व्यापार अवरोध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्तनपायी क्लोन भेड़ का नाम क्या है। तो प्रथम स्तनपायी क्लोन भेड़ का नाम क्या है, तो इसका जो नाम है तो ये है डॉली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कृत्यों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण, ठीक है। तो युद्ध के टाइम पर जो सबसे ऊंचा सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण होता है तो ये कौन है, तो ये है परमवीर चक्र, ठीक है। परमवीर चक्र जो है तो ये युद्ध के टाइम पर दिया जाता है, ठीक है, युद्ध के समय, युद्ध के समय, ठीक है। और ये हाईएस्ट होता है। तो ये तो देखिए मैं बता देता हूँ युद्ध के समय जो हाईएस्ट होता है, ठीक है, यानी फर्स्ट पर अगर हम बात करें तो ये मिलता है परमवीर चक्र, ठीक है, परमवीर चक्र। फिर सेकंड हाईएस्ट की बात करें तो ये होता है महावीर चक्र, महावीर चक्र। और थर्ड हाईएस्ट होता है तो ये होता है वीर चक्र, ठीक है, वीर चक्र, ठीक है। तो ये युद्ध के टाइम पर हाईएस्ट होता है परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र और वीर चक्र। अगर हम बात करें पीस के टाइम की यानी शांति की बात समय की, ठीक है, शांति के समय, तो शांति के समय जो हाईएस्ट होता है तो हाईएस्ट कौन सा होता है, तो ये होता है अशोक चक्र, ठीक है, अशोक, अशोक चक्र हाईएस्ट होता है पीस के टाइम पर। फिर सेकंड नंबर पर आता है कीर्ति चक्र, कीर्ति चक्र। और थर्ड नंबर पर आता है शौर्य चक्र, ठीक है, शौर्य चक्र जो कि शांति के समय में दिए जाने वाले सैन्य अलंकरण है, ठीक है। तो ये हैं सारे कि जो युद्ध के टाइम पर और शांति के टाइम पर ये दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क डैश तंत्र का एक भाग है। तो मस्तिष्क किसका एक भाग है, जो मस्तिष्क है ये एक तंत्रिका तंत्र का एक भाग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर से निकलती है। तो कौन सी नदी का एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर से निकलती है, तो ये कौन सी नदी है? तो ये है लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी जो कि कहाँ से निकलती है? ये नाग पहाड़ियाँ, अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है, जो कि अजमेर से निकलती है। ठीक है, अजमेर राजस्थान से ये निकलती है। और जो लूनी नदी है ये रन के कच्छ है। ठीक है, रन ऑफ कच्छ, रन कच्छ का रण, रन ऑफ कच्छ। ठीक है, रन ऑफ कच्छ में जाकर ये विलुप्त हो जाती है। फिर हम बात करते हैं तीस्ता नदी की। तीस्ता नदी जो है तो ये चोलामू झील से निकलती है। ठीक है, चोलामू झील सिक्किम, सिक्किम से ये निकलती है। गंगा नदी ये गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड खंड से ये निकलती है। जो गंगा नदी है तो ये बंदी कब है? तो जो जब भागीरथी नदी प्लस अलकनंदा नदी, जब ये दोनों नदियां मिलती हैं कहाँ पर? देवप्रयाग में। जब अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों मिलती हैं कहाँ पर? देवप्रयाग में, तब जाकर बनती है कौन सी नदी? गंगा नदी, गंगा नदी। और हम बात करें गंगा नदी, तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जो कि 2525 किलोमीटर है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी नदी पानी के आयतन के हिसाब से कि किस नदी में सबसे ज़्यादा पानी है, तो यह इसको आंसर हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी जो है तो ये तिब्बत के चेमा-युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। चेमा-युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ये भारत में इसका उद्गम नहीं है, लेकिन भारत में अगर पानी के आयतन के हिसाब से पूछा जाए तो सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। तो किसको कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं? तो ये कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का ऊर्जागृह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति में शामिल नहीं था। तो हरित क्रांति में क्या शामिल नहीं था? तो हरित क्रांति में जो शामिल नहीं था तो ये था गांवों की सड़कों का उन्नयन। ठीक है, गांव की जो सड़कें हैं तो इनका उन्नयन शामिल नहीं था। हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1965 से 68 तक चली। ठीक है, 1965 से 68 तक चली। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ये हैं MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन जो है तो ये भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति के जनक हैं। अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ये है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग जो है तो ये वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक है। और हरित क्रांति को कृषि क्रांति भी कहते हैं। क्या? कृषि क्रांति। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति यानी बीजेपी। ठीक है, जो बीजेपी है तो इसकी उत्पत्ति जो है तो भारतीय जनसंघ से हुई है, जिसकी स्थापना डैश द्वारा की गई थी। तो पूछा गया कि भारतीय जनसंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है तो उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। कब की थी? 1951 में। ठीक है, 1951 में। और फिर उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी है बीजेपी, तो इसकी जो स्थापना हुई है 1980 में हुई थी। ठीक है, 1980 में जब भारतीय जनसंघ खत्म हो गया उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई 1980 में। ठीक है, और आज के टाइम पर हमारे भारत में जो सत्ता वाली पार्टी है ये बीजेपी है। और इसके जो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, ये मुख्य प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PMGY का विस्तारित रूप क्या है? तो PMGY यानी प्राइम मिनिस्टर ग्रामोदय योजना। अगर हिंदी में कहें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। PMGY का विस्तारित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। तो सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है विश्व का? तो ये है हमारा भारत। ठीक है, जो भारत है तो हमारा देश भारत तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति डैश में हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी गरबा की? तो ये हुई थी गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। गरबा के अलावा गुजरात में डांडिया, भवाई और टिप्पणी ये लोक नृत्य भी होते हैं। ठीक है,
और आपको गरबा से तो एक चीज़ याद आती होगी, अगर आप जेठालाल देखते होंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो जो दया है वो अहमदाबाद से है और वो गरबा के लिए तो बिल्कुल पागल हो जाती है, अगर गरबा का नाम सुन के ही उसको नाचने का मन करने लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद डैश भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, पहले उप प्रधानमंत्री। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बता दूं कि हमारे संविधान में, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं पर भी नहीं दिया है उप प्रधानमंत्री का पद है। ठीक है, ना इससे कोई रिलेटेड आर्टिकल है, ना कोई अनुसूची है, कुछ भी नहीं है उप प्रधानमंत्री से, बस लेकिन ये बन गए थे। ठीक है, तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी थे। ठीक है, पहले गृह मंत्री भारत के, और जो सरदार पटेल हैं तो इनको सरदार की उपाधि कहाँ पर? तो ये बारदोली सत्याग्रह के टाइम पर वहाँ की महिलाओं ने दी थी। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह के टाइम पर वहाँ की महिलाओं ने दी थी। ठीक है, और जो सरदार पटेल हैं इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं लौह पुरुष, यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया। लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं चरण सिंह की। तो चरण सिंह ये 5th प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, भारत के 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जगजीवन राम पहले दलित उप प्रधानमंत्री। फिर हम बात करते हैं मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई चौथे 4th प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, 4th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और जो है तो ये गैर कांग्रेसी, ठीक है, गैर कांग्रेसी थे, गैर कांग्रेसी। और ये किस पार्टी से? ये थे जनता दल पार्टी से, जनता दल पार्टी से। और ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, भारत के, और चौथे प्राइम मिनिस्टर थे हमारे भारत के मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश केरल का फसल कटाई उत्सव है। ठीक है, तो फसल कटाई त्योहार कौन सा है? तो केरल का तो ये है ओणम। ठीक है, ओणम जो है तो ये केरल में मनाया जाता है, फसल कटाई का त्यौहार है। अगर हम बात करें बैसाखी और लोहड़ी की, ठीक है, तो ये जो है तो ये उत्तरी भारत में ये मनाए जाते हैं, उत्तरी भारत में। ठीक है, उत्तरी भारत के फसल त्यौहार हैं, फसल उत्सव। और जो पोंगल है तो ये दक्षिण भारत का। ठीक है, दक्षिण भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पेटी को डैश के रूप में जाना जाता है। तो उत्तरी भारतीय मैदानों में जो दलदली पेटी होती है तो उसको किस रूप में जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है तराई के रूप में। ठीक है, तराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मनुष्यों में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। तो कौन मनुष्यों में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो यह है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डैश की जनसंख्या वाले राज्यों के अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। तो किस डैश की जनसंख्या वाले राज्यों के? तो जहाँ पर बड़ा आकार होगा राज्यों का वहाँ पर ज़्यादा जो है तो ये मिलेंगे हमको जनसंख्या। ठीक है, यहाँ के जहाँ ज़्यादा प्रतिनिधि मिलेंगे। अगर हम बात करें जनसंख्या में तो भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य तो ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें। ठीक है, 80 लोकसभा सीटें जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है किसी भी राज्य में। तो जहाँ पर ज़्यादा आबादी होगी वहाँ पर ज़्यादा लोकसभा सीटें होंगी। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की उच्चवच श्रेणियों में विशाल घास के मैदानों को डैश कहा जाता है। तो जो विशाल घास के मैदान होते हैं हिमालय के उच्चवच श्रेणियों में, तो इनको क्या कहते हैं? तो इनको कहा जाता है बुग्याल। ठीक है, क्या? बुग्याल इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध गायक है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध गायक कौन है? तो ये है शुभा मुदगल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो शुभा मुदगल है तो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध गायिका हैं ये। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे, और जल्द से जल्द हम आपका जो है तो जीके जीएस की स्टडी जो है तो बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट कराएंगे, ताकि आप एसएससी जीडी 2025 में जीके जीएस में बिल्कुल आप फाड़ कर रख दें। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर वीडियो पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगली नई क्लास में। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।